लाइव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं साथियों? उम्मीद है कि सबका स्वास्थ्य वगैरह बहुत अच्छा होगा और तैयारी भी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, मैं आपको निरंतरता से पढ़ाता जा रहा हूं, एक सॉलिड कंटेंट के माध्यम से आपको एग्जाम के लिए तैयार कर रहा हूं, जिससे साथियों आप अपने परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएँ, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपने जीवन में साथियों सफलता की जो पहली सीढ़ी है, उससे साथियों आप चढ़ पाएँ। इस उद्देश्य से मैं साथियों आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट डिलीवर करने का काम कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोग भी मेहनत करते रहिएगा, एक इत्मीनान के साथ, एक धैर्य के साथ, एक जुनून, जोश, जज़्बे के साथ लगे रहिएगा कि हमें सफल होना है। और अगर सफल होने की साथियों आप इस सीढ़ी पर ताकत से लगेंगे, मेहनत से लगेंगे, तो आपको साथियों सफल होने से, इस सीढ़ियों को चढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे आप सभी लोग मेरे साथ इतने अच्छे से बने हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, ये भी एक कम बड़ी बात नहीं होती है। अक्सर बच्चे साथियों, यहाँ पर कम बच्चे इस टाइम तक रुक पाते हैं। वो शुरू में कोर्स तो लेते हैं, लेकिन बाद में फिर कहीं ना कहीं साथियों वो असक्रिय हो जाते हैं, उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा। लेकिन आप अभी तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब या मेरे और आपके बीच में जो साथियों कंटेंट डिलीवर है, पढ़ाने का तरीका है, जो समझाने की प्रक्रिया है, वो अच्छी रही होगी, तभी आप रुक पा रहे हैं। तो साथियों, हम कहां थे? हम साथियों, जहां तक मुझे याद है, हम अकबर को पढ़ रहे थे। दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, सुशील यादव सर। अगर कभी आप सिलेक्शन भी हो जाए तो एक बार जरूर बताइएगा अपने साथियों को कि सुशील यादव सर से हम हिस्ट्री पॉलिटी पढ़े थे और बड़े गजब के टीचर हैं, बड़े गजब के टीचर हैं। और अभी भी आपके साथ का कोई बच्चा हो ना और जो तैयारी कर रहा हो, उसे जरूर बताइएगा कि सुशील यादव सर से कभी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के देखो, क्योंकि आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? क्योंकि आपने परखा है, समझा है, जाना है, देखा है, तभी तो साथियों आप ये कह सकते हैं कि हाँ, सुशील यादव सर जैसी हिस्ट्री पॉलिटी कोई नहीं पढ़ा सकता। तो आप अपने साथियों को जरूर बताइएगा कि सुशील यादव सर से एक बार हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के देखो। ये मैं आपसे साथियों आग्रह कर रहा हूं, आप इस बात को जरूर बताइएगा। जो भी तैयारी करने का इच्छुक हो, अच्छी तैयारी करने का इच्छुक हो, उससे जरूर कहिएगा कि सुशील यादव सर से एक बार हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के देखो। अगर वो 2-3 क्लास मेरी ले लेगा तो उसके बाद वो किसी और से हिस्ट्री पॉलिटी नहीं पढ़ेगा और ये कहेगा वाह यार क्या टीचर बताया है। क्या कहेगा? वाह यार क्या टीचर बताया। बहरहाल आइएगा, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जो पढ़ रहे थे, हम हुमायूं को पढ़ चुके थे, मुगल काल पढ़ रहे थे। और आपको साथियों पता होना चाहिए कि हुमायूं से आगे हम अकबर की तरफ बढ़ रहे थे। हम अकबर की तरफ बढ़ रहे थे। हुमायूं का मकबरा बन चुका था, हुमायूं नामा लिखी जा चुकी थी और साथियों हम अकबर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। हम अकबर की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं अकबर के बारे में। पहले मैं आपको कुछ समझाऊंगा, फिर मैं आपको लिखाऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं है। शुरुआत तो हमने कल ही कर ली थी, पानीपत का युद्ध भी हमने करा लिया होगा, है भाई। पानीपत का युद्ध भी हमने कल ही करा लिया होगा। और अगर पानीपत का युद्ध हो गया है तो अब कोई समस्या नहीं है साथियों, अब यहां से आगे लेकर चलेंगे। यानी ये अकबर की शुरुआत यहां से हो चुकी थी। और पानीपत का पहला युद्ध भी मैं आपको बता चुका हूं कि सॉरी, पानीपत का दूसरा युद्ध मैं आपको बता चुका हूं। पानीपत का पहला तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध साथियों अकबर और हेमू या हेमचंद के बीच में हुआ है। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर नहीं लड़ा था। अकबर साथियों क्योंकि बच्चा था। पानीपत के दूसरे युद्ध में साथियों बैरम खान नाम के व्यक्ति जो अकबर के संरक्षक थे, इन्होंने साथियों लड़ाई करी थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं अपनी कहानी को आगे और सुनिएगा, समझिएगा। आते हैं आगे, बढ़ते हैं साथियों, क्या चीज खास रहने वाली है, चलिएगा। देखिए, पानीपत का जब युद्ध हो गया तो युद्ध होने के बाद की प्रक्रिया पर थोड़ी सी नजर डालेंगे और क्या हुआ है साथियों वाकया जरा समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ है वाकया जरा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अकबर के बारे में, किसके बारे में? अगर मैं बात करूं अकबर के बारे में, तो अकबर ठीक ठाक काम कर रहा था, ठीक ठाक शासन चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी और सब कुछ साथियों ठीक ही चल रहा था अकबर का, सब कुछ ठीक ही चल रहा था अकबर का। लेकिन दोस्तों, अकबर के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो अकबर के प्रारंभिक जीवन में इसके साथियों देखरेख के लिए 2 लोग थे। इसकी देखरेख के लिए 2 लोग थे। दरअसल 2 लोगों के होने के पीछे का कारण यह था कि साथियों ये अकबर, आपको मैंने बताया होगा कि एक समय हुआ करता था कि साथियों अकबर को यहां पर अस्करी ने एक बार किले पर टांग दिया था। अकेला बेटा था हुमायूं का, इसलिए साथियों इस पर ध्यान रखना जरूरी था, इस पर ध्यान रखना जरूरी था। इसलिए साथियों अकबर का अकेला बेटा होने की वजह से इसके पिता हुमायूं ने कहा कि भाई अकेला बेटा है, इसका ध्यान 2 लोग रखेंगे, कहीं कोई इसको ठिकाने ना लगा दे। इसलिए साथियों इसके संरक्षक जो बनाए हैं अकबर के, वो 2 संरक्षक बनाए हैं। और दोनों संरक्षकों की बात करें तो एक संरक्षक का नाम क्या है? एक संरक्षक का नाम है साथियों यहां पर आप कहेंगे बैरम खान और दूसरे संरक्षक का नाम है यहां पर महामंगा। क्या नाम है? महामंगा। आपने बहुत देखी होगी जोधाबाई में।
ये दो संरक्षक हैं साथियों। जब दो संरक्षक हैं तो अकबर की जैसे ही जीवन क्रिया आगे बढ़ने लगी, अकबर की जैसे ही जीवन क्रिया आगे बढ़ने लगी, अकबर गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद जैसे ही अकबर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने लगा, अब जब एक राजा है और दो व्यक्ति उसके साथ सलाहकार है, तो हमेशा होता क्या है कि हमेशा दोनों ही व्यक्तियों में आपस में कटाक्ष रहता है। दोनों ही लोग चाहते हैं कि राजा मेरी माने, राजा मेरी माने। तो महामंगा चाहती कि राजा पर मेरा प्रभाव ज्यादा हो, जबकि साथियों बैरम का चाहता था कि अकबर पर मेरा प्रभाव ज्यादा हो। अकबर अपने तरीके से चलाता था अकबर को, और महामंगा अपने तरीके से चलाने की कोशिश सोचती थी। यहां पर किसको? साथियों अकबर को। दोनों के बीच में साथियों कटाक्ष होने लगा। शुरुआत में से साथियों बात करें तो बैरम खान नाम का व्यक्ति, मैंने बता चुका हूं बैरम खान कहां से आया है, मैंने आपको बताया होगा किस तरह से बैरम खान मिलाता है हुमायूं को। तो शुरुआत में तो साथियों अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपके बैरम खां हैं, इनका प्रभाव ज्यादा रहा अकबर पर, क्योंकि इन्होंने साथियों पहला एक युद्ध भी लड़ लिया है जिसे पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं बैरम खां का प्रभाव ज्यादा है साथियों यहां पर अकबर पर। लेकिन महामंगा जो है, ये महामंगा का प्रभाव थोड़ा कम है अभी अकबर पर। महामंगा का प्रभाव थोड़ा कम है और अकबर का प्रभाव ज्यादा है। दरअसल महामंगा पूरी तरह से चाह रही है कि कैसे अकबर साथियों मेरे कहने से साम्राज्य का विस्तार करे, मेरे कहने से शासन चलाए, मेरे कहने में चले, ऐसा साथियों महामंगा चाहती है। लेकिन महामंगा की चल नहीं पा रही। महामंगा की अकबर नहीं मानता, बैरम खां की ज्यादा मानता है। दोस्तों महामंगा क्या करती है कि दरअसल महामंगा की एक बेटी है, इस बेटी का नाम है साथियों जीजी बानो। क्या नाम है? जीजी बानो। महामंगा की एक बेटी है जिसका नाम है जीजी बानो। तो साथियों यहां पर महामंगा इस जीजी बानो का सहारा लेती है जो महामंगा की बेटी है, और महामंगा जीजी बानो से कहती है कि बेटी तुझे कुछ नहीं करना, बस तुझे अकबर सेट करना है। क्या करना है? तुझे अकबर सेट करना है। जीजी बानो बोली कि मम्मी इस काम में तो मैं बड़ी माहिर हूं, ये काम तो मेरे लिए बहुत छोटा है, मैं अकबर को यूं सेट कर दूंगी। अब हो क्या कि साथियों अकबर जैसे अपनी गद्दी पर बैठा हो, जीजी बानो उसके साम्राज्य में होकर नए नए कपड़े पहनकर निकल जाए उसके सामने से। अब अकबर की नजर जीजी बानो पर पड़े। जीजी बानो साथियों अच्छे अच्छे कपड़े, मेकअप वेकअप, पार्लर वालर जाके घूम फिर के आए और अच्छे कपड़े पहनकर साथियों पाजेब पहनकर छन छन मचाती हुई ये साम्राज्य के सामने से गुजर जाए, जहां राजा बैठता था दरबार के सामने से गुजर जाए। अकबर की नजर जीजी बानो पर पड़ जाए। अकबर की नजर जीजी बानो पर पड़े तो जीजी बानो फिर साथियों कुछ समय के बाद फिर से छन छन करती हुई निकल जाए। अकबर फिर से देखने लगे जीजी बानो को। अब ये सारी प्रक्रिया देख रहा है बैरम खान ने साथियों अकबर को तुरंत रोक दिया। बोले ओए लड़के क्या कर रहा है? कुछ नहीं रखा इन बातों पर, शासन पर ध्यान दे ले। कुछ नहीं रखा इन बातों में, शासन पर ध्यान दे ले, शासन ठीक से चला ले, इन चीजों में कुछ नहीं रखा। साथियों ये महामंगा नहीं मान रही है। महामंगा साथियों 19 से 20 चक्कर लगा देती थी, पर साथियों ये कभी 18 नहीं होने देती थी, कभी 18 चक्कर नहीं लगाती थी, 19 से 20 चक्कर लगाती थी। मतलब कम चक्कर नहीं होने देती थी, ज्यादा ही चक्कर अकबर के सामने काटने लगी। जब ज्यादा चक्कर काटने लगी तो यहां समस्या होने लगी बैरम खां को। क्या लड़का किस दिशा में जा रहा है? जब साथियों आगे की स्थिति हुई, तो साथियों हुआ क्या कि अब तो जीजी बानो ने साथियों और भी ज्यादा चक्कर काटने शुरू कर दिए। और जब चक्कर ज्यादा काटने शुरू कर दिए दरबार के, तो यहां पर साथियों रहा नहीं गया बैरम खां को, और बैरम खां ने एक बार सुना दी अकबर को। बोले ध्यान से शासन करना है तो कर ले, इस चक्कर में कुछ भी नहीं रखा, मैं तेरे से सही कह रहा हूं। दरअसल ऐसे काम में आप कभी हो और उस समय साथियों कभी कोई आपको टोकने वाला हो, रोकने वाला हो, और उस समय साथियों जो व्यक्ति आपको रोक रहा होगा ना, वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देगा। और सबसे बड़ा दुश्मन यहां पर अकबर को अब कौन दिखेगा? बैरम खां दिखेगा। जैसे ही साथियों अब की बार जीजी बानो आई, बैरम खां ने तुरंत अकबर से कहा ओए क्या कर रहा है? और जैसे ही अकबर से बैरम खां ने कहा, इस अकबर ने साथियों यहां पर 2 खींच के लगा दिए बैरम खां के। बोले तू सिखाएगा मुझे क्या कर रहा हूं? नौकर है, नौकर की तरह चुप बैठा रहा कर, मेरे बीच में ज्यादा इंटरफेयर मत किया कर, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग रखा कर, ये काम नहीं चलेगा। खींच के 2 बैरम खां के लगा दिए।
ये वही बैरम खां है जो कभी अकबर का संरक्षक बना था, जिसने अकबर का राज तिलक कालानौर के अंदर किया था, जिसने अकबर के साथ मिलकर साथियों पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हेमचंद उर्फ हेमू के खिलाफ लड़ा था। ये वही साथियों आपका बैरम खां है। बैरम खां की भरे दरबार में बेइज्जती अकबर कर देता है। जब भरे दरबार में अकबर की बेइज्जती हुई तो भरे दरबार में बैरम खां की बेइज्जती हुई तो बैरम खां ने साथियों यहीं पर घोषणा कर दी और क्या कहा, बैरम खां ने कहा कि अरे अकबर आज से ही राजनीतिक संन्यास। क्या कहा बैरम खां ने कि बैरम खां ने कहा अकबर आज के बाद मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज से ही राजनीतिक संन्यास, मेरा तेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने तेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया, सब कुछ भूल जा, आज के बाद राजनीति में कभी बैरम खां नजर नहीं आएगा। बैरम खां गुस्सा होकर राजनीति से संन्यास लेकर साथियों निकल जाता है यहां से। और साथियों जो राजनीति से संन्यास लिया है बैरम खां ने, ये साथियों 1560 में राजनीति से संन्यास लिया है। अकबर 1556 पर गद्दी पर बैठा है और साथियों 4 साल चलाने के बाद संरक्षक था बैरम खां और 1560 में साथियों राजनीति से संन्यास ले लिया। किसने? साथियों बैरम खां ने। जैसे ही बैरम खां ने राजनीति से संन्यास लिया, अब तो साथियों अकबर हो गया खुला खिलाड़ी। जो अकबर जैसे ही खुला खिलाड़ी हुआ साथियों 1560 से लेकर और 1562 तक अकबर साथियों माना जाता है कि अकबर यहां पर 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास चला जाता है। कितना? 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास चला जाता है। और 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास जब जाता है तो वही रहता है, अय्याशी करता है, जीवन में आनंद लेता है और सब कुछ जीवन चलाने लगता है। 1560 से 1562 तक अकबर 1 लाख हरम की स्त्रियों के साथ रहा है। और जब 1560 से 1562 का समय है, जो 1560 से 1562 का समय है, इस शासन को साथियों एक नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है? इस शासन को कहा जाता है पेटीकोट शासन। क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन। पेटीकोट मतलब घाघरा, पेटीकोट शासन कहा जाता है। और अकबर के द्वारा साथियों 1560 से लेकर 1562 तक चला गया पेटीकोट शासन। इसे पेटीकोट शासन, पर्दा शासन कई तरह से नाम दे देते हैं। तो साथियों पेटीकोट शासन 1560 से 1562 तक अकबर ने चलाया। जब बैरम खां का अस्तित्व इससे अलग हुआ तो साथियों अकबर यहां पर खुलासा हुआ, 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास रहने लगा और पेटीकोट शासन के नाम से इसने यह शासन चलाया। लेकिन इस समय पर ऐसे कामों में साथियों ज्यादा दिन नहीं लगते, कुछ दिन बाद ही समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं रखा इन कामों में। अकबर को मात्र 2 साल के अंदर समझ में आ गया, अकबर को मात्र 2 साल के अंदर समझ में आ गया कि कुछ नहीं है यार, इन चीजों में कुछ नहीं है, ये सब बर्बादी है, ये सब बर्बादी है हर तरह से, स्वास्थ्य की भी, पैसे की भी। अकबर को समझ में ये वाली बात आ गई। जैसे ही अकबर को ये बात समझ में आई, अकबर दौड़ा दौड़ा आया किसके पास? अकबर दौड़ा दौड़ा आया बैरम खां के पास और बैरम खां के पास आकर बोला कि बैरम खां यार मेरे से गलती हो गई, बैरम खां मेरे से गलती हो गई, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तेरे मेरे पर बहुत एहसान थे, तेरे मेरे पर बहुत एहसान थे, लेकिन क्या करूं, वो एक बुरा वक्त था जो मेरे से नहीं रहा गया, इसलिए मुझे समझ में आ गया। अब तू एक काम कर, फटाफट खड़ा हो और फटाफट चल मेरे साथ और मैं तुझे अपना वजीर नियुक्त करूंगा। क्या कहा अकबर ने? मैं तुझे अब अपना वजीर नियुक्त करूंगा, चल मेरे दरबार में तू वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहा करेगा। बैरम खां बोला, अरे अकबर तुझे पता नहीं है, राजनीतिक संन्यास मतलब हमेशा के लिए राजनीतिक संन्यास। मैं दोबारा तेरे साम्राज्य में नहीं जाऊंगा, दोबारा तेरे दरबार में नहीं बैठूंगा, मैं संन्यास ले चुका हूं इन सब चीजों से, मैं दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। अकबर बोला, मैं जानता हूं तुझे बेइज्जती लग रही है, मैं जानता हूं तुझे बेइज्जती लग रही है, तो एक काम कर, तू मेरी चंदेरी रियासत का शासक बन जा, स्वतंत्र रूप से साथियों शासन बन जा, चंदेरी रियासत में तुझे दे देता हूं। बोला, यार मैं चंदेरी रियासत का शासक क्यों बनूंगा, तेरा वजीर बनूंगा, प्रधानमंत्री बन के पूरे साम्राज्य को देखूंगा, मैं तेरा वजीर क्यों बनूंगा, मैं तेरे को माफ कर दिया, तू जा, बस मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, ना मैं तेरे साम्राज्य में चलना चाहता, मैंने तुझे माफ कर दिया, तू जा। अकबर जानता था कि बैरम खान ने मुझे माफ नहीं किया, सिर्फ वो बोल रहा है। तो अकबर ने कहा कि देख, अब मैं तुझे तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं, तू एक ऑप्शन और सुन ले और इनमें से कोई भी तू एक ऑप्शन चुन लेना और एक ऑप्शन चुनने के बाद काम कर लेना, वही कोई भी एक। इसने कहा तू मेरे खर्चे पर मक्का मदीना की यात्रा पर चला जा।
बैरम खां से अकबर ने क्या कहा कि तू मेरे खर्चे पर, मेरे पैसे से मक्का मदीना की यात्रा पर चला जा। अगर तू मक्का मदीना की यात्रा पर मेरे पैसे से चला जाता है तो मैं समझूंगा कि तूने मुझे माफ कर दिया। क्या समझूंगा? तूने मुझे माफ कर दिया। सत्य कहा जाता है कि यहां पर बैरम खां ने ना तो सत्य पहला ऑप्शन चुना, ना ही दूसरा ऑप्शन चुना, लेकिन सत्य तीसरा ऑप्शन चुन लिया। बैरम खां ने बोला ठीक है, मैं तेरे खर्चे पर मक्का मदीना जा रहा हूं, लेकिन मैं राजनीति से संन्यास ले चुका हूं, मैं दोबारा लौटकर तेरे दरबार में तो नहीं जाने वाला। ये साथियों मक्का मदीना के लिए निकल जाता है, और मक्का मदीना के लिए जैसे ही निकलता है तो कहा जाता है साथियों 1562 का समय है, 1562 का समय है, और जगह पड़ती है साथियों एक पाटन। क्या नाम है? पाटन नाम की जगह पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुबारक शाह। क्या नाम है? मुबारक शाह। ये मुबारक शाह नाम का व्यक्ति साथियों यहां पर इस बैरम खां की हत्या कर देता है। मक्का मदीना जाते समय मुबारक शाह नाम का व्यक्ति 1562 में, कब साथियों? 1562 में ये मुबारक शाह नाम का व्यक्ति यहां पर हत्या कर देता है किसकी? बैरम खां की, और बैरम खां को लगा देता है ठिकाने। कहा जाता है कि मुबारक शाह के पिता को कभी बैरम खां ने एक युद्ध में मारा था, तो मुबारक शाह इस बैरम खां से अपनी पिता की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए मुबारक शाह ने इस बैरम खां को लगा दिया ठिकाने। मुबारक शाह ने बैरम खां को मार दिया। जैसे ही ये बात पता चली अकबर को कि मुबारक शाह ने साथियों बैरम खां की हत्या कर दी रास्ते में जाते समय, अकबर को बहुत गुस्सा आया। और अकबर ने कहा अरे यार, तूने उसकी हत्या क्यों की? अब उसके बच्चों का क्या होगा? इसकी बेगम का नाम था, बैरम खां की बेगम का नाम था साथियों यहां पर सलीमा बेगम। क्या नाम था? सलीमा बेगम। साथियों अकबर ने क्या कहा कि मुझे बहुत दुख है सलीमा बेगम, आपके शौहर की हत्या हो गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। क्या कहा? चिंता मत करो, मैं हूं ना। और साथियों सलीमा बेगम से साथियों अकबर यहां पर क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। सलीमा बेगम से शादी कर लेता है। ना केवल शादी कर लेता है, बल्कि साथियों सलीमा बेगम का एक बच्चा भी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अब्दुल रहीम। क्या नाम है? अब्दुल रहीम। इसको कहते हैं साथियों अब्दुल रहीम खाने खाना। क्या कहते हैं? अब्दुल रहीम खाने खाना। इसकी एक उपाधि है साथियों खाने खाना। क्या नाम है? खाने खाना इसकी एक उपाधि है। ये कहता है कि इसका पालन पोषण भी मैं करूंगा सलीमा बेगम, कोई टेंशन नहीं है। आज से तुम मेरी, मैं तुम्हारा। तो अब्दुल रहीम किसका बेटा है? अब्दुल रहीम बैरम खां का बेटा है। और बैरम खां की पत्नी कौन है? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम से शादी किसने कर ली? बैरम खां के मरने के बाद सलीमा बेगम से शादी कर ली साथियों अकबर ने। किसने शादी कर ली? अकबर ने कर ली। यहां तक बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो मैं एक बार पूरा रिवाइज कराता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या बताया, मैंने सिर्फ ये वाली बात बताई है अभी तक। मेरे साथियों ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि अकबर के दो संरक्षक थे, एक का नाम था बैरम खां, एक का नाम था महामंगा। महामंगा चाहती थी मेरी चले, बैरम खां चाहता था मेरी चले। साथियों महामंगा ने साथियों जीजी बानो को बनाया शिकार, और जीजी बानो साथियों अकबर का मन बहलाने लगी। जब अकबर का मन बहलाने लगी तो यह बात साथियों बैरम खां को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और बैरम खां ने अकबर को रोकना चाहा, लेकिन अकबर रुका नहीं। जब अकबर रुका नहीं तो साथियों इस बैरम खां की बेइज्जती कर बैठा अकबर, जिसकी वजह से साथियों 1560 में यहां पर अकबर ने, बैरम खां ने क्या ले लिया? राजनीतिक संन्यास ले लिया और दरबार से चला गया। अब जैसे ही ये दरबार से गया तो अकबर साथियों खुला हो गया एकदम से, अब कोई रोकने वाला नहीं है। 1560 से 1562 तक ये 1 लाख हरम की स्त्रियों के पास चला जाता है, और वहां जाने के बाद यह व्यक्ति साथियों 1560 से 1562 तक जो शासन है अकबर का, उसे पेटीकोट शासन के नाम से जानते हैं, और अकबर ने यह शासन शुरू किया। लेकिन बहुत जल्दी अकबर को बात समझ में आ गई, और अकबर भागा आया बैरम खां के पास, और बैरम खां से आकर बोला कि बैरम यार मुझसे गलती हो गई, तू मेरे दरबार में दोबारा चल, या तो तू वजीर बन जा, या चंदेरी की रियासत ले ले, या फिर तू मक्का मदीना की यात्रा पर चला जा।
बैरम खान ने दो पहले ऑप्शन नहीं चुने, बाद का मक्का मदीना का ऑप्शन चुन लिया और बैरम खान निकल लिया साथियों मक्का मदीना की यात्रा करने के लिए। 1562 के समय में पाटन नाम के स्थान पर मुबारक शाह नाम का व्यक्ति बैरम खां की साथियों हत्या कर देता है। क्या कर देता है? बैरम खां की हत्या कर देता है, क्योंकि मुबारक शाह के पिता को कभी साथियों बैरम खां ने मारा था, तो उस मौत का बदला मुबारक शाह नाम का व्यक्ति ले लेता है। जैसे मुबारक शाह नाम के व्यक्ति ने साथियों बैरम खां को मारा, तो अकबर की नजर पड़ी साथियों बैरम खां की पत्नी पर और उसके बच्चे पर। उसकी पत्नी का नाम था सलीमा बेगम और बच्चे का नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम इसके बच्चे का नाम था और इसे कहते हैं खाने खाना। क्या कहते हैं? खाने खाना कहते हैं। अकबर साथियों सलीमा बेगम से कर लेता है निकाह या शादी और अब्दुल रहीम को दे देता है अपना संरक्षण। ये अभी तक मैंने आपको बताया, यानी अकबर की जीवन की शुरुआत मैंने आपको बताई। बोलो हां कि ना? सारी बातें क्लियर हुई? बोलो हां कि ना? एक बार मैंने रिवाइज भी इसीलिए कराया है जिससे कि कोई भी डाउट किसी के दिमाग में ना रहे। बेटा ये जो पढ़ाने का तरीका है ना, ये आपने अगर एक बार इमेज बना ली ना, और मैं तो कहता हूं कि जो बच्चा नोट्स भी ऐसे बना लेगा ना, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ज्यादा लिखना भी नहीं सारी चीजें, और नोट्स भी कई बार बच्चा यहां पर इसी तरह से बेन डायग्राम से बनाते हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे बेन डायग्राम से नोट्स बना जाते हैं। बस याद रखनी है कौन सी चीज कहां से रिलेट हो रही है। वैसे नोट्स वगैरह हम भी देते हैं आपको, लेकिन याद रखनी है कौन सी चीज कहां रिलेट हो रही है। अगर आप याद रखेंगे ना तो कोई समस्या आने वाली नहीं है, कोई समस्या आने वाली नहीं है, यह बात ध्यान रखना। सारी बातें क्लियर हैं तो नोट किया जाए, नोट किया जाए। चलो नोट करते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा 1560 हाँ लिखिएगा 1560 यानी 1556 में ये क्या बना? गद्दी पर बैठा था अकबर, और 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। क्या रहा? बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। इसने साथियों 1560 में बैरम खान ने राजनीति से संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? राजनीति से संन्यास ले लिया। क्यों लिया मैंने आपको बताया है, सारी बातें लिखाई नहीं जाएंगी। क्यों लिया मैंने आपको बता दिया। उसके बाद 1560 से लेकर 1562 तक के समय में साथियों क्या हुआ? जो अकबर का शासन है ना, उसे पेटीकोट शासन कहते हैं या पेटीकोट प्रथा कहते हैं। इसे पर्दा शासन या पर्दा प्रथा भी कई बार कह देंगे। तो पेटीकोट शासन मुगल काल में किसने चलाया या पर्दा शासन मुगल काल में किसने शुरू किया? तो 1560 से लेकर 1562 तक अकबर के समय में साथियों यहां पर पर्दा शासन या पेटीकोट शासन चला है। महामंगा की एक पुत्री थी, महामंगा की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? जीजी बानो। क्या नाम था? जीजी बानो। इसी की मदद ली थी महामंगा ने अकबर को साथियों बैरम खां से अलग करने में, अकबर को बैरम खां से अलग करने में। हाँ उसके बाद साथियों, उसके बाद जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, जो अब्दुल रहीम खाने खाना है, इनकी माता का नाम था सलीमा बेगम। क्या नाम था? माता का नाम था सलीमा बेगम। और साथियों अब्दुल रहीम खाने खाना का पिता क्या था? बैरम खां। बैरम खां की हत्या किसने करी थी? तो साथियों मुबारक शाह नाम का व्यक्ति। क्या नाम था? मुबारक शाह नाम का व्यक्ति बैरम खां के पिता यानी कि बैरम खां की हत्या कर देता है, जो कि साथियों अब्दुल रहीम खाने खां क्या पिता है। और यह हत्या साथियों पाटन में मक्का जाते समय की गई है। यह हत्या पाटन में मक्का जाते समय की गई है, पाटन में मक्का जाते समय की गई है। अब थोड़ा सा और समझिएगा, फिर मैं आपको सारा एक साथ लिखा दूंगा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूं, फिर एक साथ लिखा दूंगा। हुआ क्या है सत्य? अकबर सही शासन करने लगा। शुरुआत में अकबर सही शासन करने लगा, लेकिन 1562 में क्या हुआ? 1562 में अकबर ने सोचा कि यार कहीं कुछ घूम फिर कर आया जाए। 1562 में अकबर को लगा कि कहीं कुछ घूम फिर कर आया जाए। अब घूमा कहां जाए भाई? घूमा कहां जाए? तो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन पता चलता है कि इसको एक सपना आता है। अकबर को क्या आता है? एक सपना आता है। और वो सपना क्या था? वो सपना ये था कि इसके सपने में साथियों जो दरगाह शरीफ है, चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर के अंदर, तो वह आ जाते हैं इसके सपने में। तो ये सोचता है कि क्यों ना साथियों चिश्ती की दरगाह पर ही चला जाए। किसके? चिश्ती की दरगाह पर ही चला जाए जो अजमेर के अंदर है, जो अजमेर के अंदर है। तो इसने प्लान बनाया कि मैं अजमेर घूमने के लिए चलता हूं। क्या प्लान बनाया? कि मैं अजमेर घूमने के लिए चलता हूं। जब यह व्यक्ति अजमेर जा रहा है तो वहां पर साथियों अगर हम बात करें, इसकी मुलाकात होती है भारमल से। किससे? भारमल से इसकी
मुलाकात होती है। भारमल साथियों कछवा राजपूत हैं जिनसे इसकी मुलाकात होती है और कहा जाता है उनकी एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम है जोधाबाई। क्या नाम है? जोधाबाई। अकबर की शादी कहा जाता है जोधाबाई से होती है, लेकिन इस पर बहुत सारा विवाद है। इस बात पर बहुत सारा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि जोधाबाई की शादी हुई नहीं थी, जोधाबाई की शादी जहांगीर से हुई थी, या फिर कुछ लोग कहते हैं जोधाबाई थी नहीं, क्योंकि इसका नाम बहुत मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो शादी हुई है उसका नाम तो हरखाबाई था। क्या नाम था? उसका नाम तो हरखाबाई था। कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम तो मरियम था। क्या नाम था? उसका नाम तो मरियम था। और कुछ लोग कहते हैं उसका नाम तो मरियम उजबानी था। क्या था? मरियम उजबानी था। तो जोधाबाई की शादी साथियों जो हुई है उस पर बहुत सारे विवाद हैं और उसके साथियों नाम बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। भारमल की बेटी से कहते हैं कि यहां पर अकबर की शादी हुई है, और जब अकबर की शादी हुई है तो अकबर साथियों क्या करने लगता है? अकबर साथियों बहुत लंबे समय तक जोधाबाई के साथ रहता है, लेकिन इसको कोई संतान प्राप्त नहीं होती है। कोई संतान प्राप्त नहीं होती है। फिर साथियों ये क्या करता है? ये साथियों एक समय जाता है कहां पर? फतेहपुर सीकरी। कहां जाता है? फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी में जाकर सलीम चिश्ती जो है, फतेहपुर सीकरी में जाकर जो साथियों हम बात करें, फतेहपुर सीकरी में जाकर ये सलीम चिश्ती से मिलता है। किससे? इनके गुरु थे फतेहपुर में। कौन थे? सलीम चिश्ती साथियों अकबर के गुरु थे। तो सलीम चिश्ती से मिलता है, और जब सलीम चिश्ती से मिलता है तो कहता है कि मेरे कोई संतान नहीं हो रही है, मेरे कोई संतान नहीं हो रही है। तो सलीम चिश्ती कहते हैं कि संतान हो जाएगी, आप यही कुछ दिन इंतजार करो, यहीं पर रहना सहना करो। तो ये व्यक्ति फतेहपुर सीकरी में रहने लगता है। और फतेहपुर सीकरी कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी साथियों ये आगरा में पड़ती है। आगरा के नजदीक है फतेहपुर सीकरी। और ये सलीम चिश्ती की दरगाह में रहने लगता है। कुछ समय के बाद इसको एक बच्चा होता है, और उस बच्चे का नाम ये अपने गुरु के नाम पर ही रख लेता है। इसका नाम है सलीम। इस बच्चे का क्या नाम रखता है? इस बच्चे का नाम रखता है सलीम। और सलीम जो है साथियों उसका जन्म हुआ है 1569 में। 1569 में उसका जन्म हुआ है। और सलीम जो है यही आगे चल के कौन बनेगा? यही आगे चल के जहांगीर बनेगा। कौन बनेगा? जहांगीर बनेगा। तो इसके साथियों एक बच्चा इस तरह से हुआ है जिसका नाम इसने साथियों क्या रखा है? जिसका साथ नाम साथियों इसने यहां पर कह सकते हैं जहांगीर रखा है। अकबर के द्वारा 1563 में, अकबर के द्वारा 1563 में साथियों दास प्रथा को खत्म किया था। दास प्रथा कहेगा या गुलाम प्रथा कहेगा? गुलाम व्यवस्था, दास प्रथा का अंत किया जाता है। अकबर ने साथियों, अकबर ने 1500 अगर हम 64 की बात करें, कब की? 1564 की बात करें, सॉरी 1562 में साथियों, एक मिनट, 1562 में साथियों इसने क्या किया? 1562 में दास प्रथा को खत्म किया। और साथियों 1563 में इसने साथियों तीर्थ कर लेना बंद कर दिया। तीर्थ कर क्या था मैं बताता हूं। तीर्थ कर लेना बंद कर दिया। और साथियों 1564 में इस अकबर ने साथियों जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। मैं बताता हूं तीनों चीजें क्या है दोस्तों। अगर दास प्रथा की बात करें, अगर दास प्रथा की बात करें तो इसे कहा जाता है गुलाम व्यवस्था। मतलब मुगल जो लोग थे ना, अपने दरबार में बहुत सारे लोगों को क्या बनाकर रखते थे? अपना गुलाम बना के रखते थे। तो अकबर ने 1562 में कहा कि मैं अब कोई गुलाम नहीं रखूंगा, गुलाम व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी दास रखने इसने बंद कर दिया। जब कोई भी हिंदू साथियों अपने तीर्थ यात्रा पर जाया करता था, जब कोई भी हिंदू अपनी तीर्थ यात्रा पर जाया करता था और जब वो लौटकर वापस आता था ना, तो साम्राज्य के बाहरी उससे एक टैक्स लिया जाता था। अगर वह हिंदू यात्रा करके आया है उसे कहते थे तीर्थ यात्रा, क्या कहते थे? तीर्थ कर कहते थे। तो तीर्थ कर जो था, उस तीर्थ कर को 1563 में लेना इसने बंद कर दिया। एक ऐसा कर जो आपने पढ़ा होगा कभी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, जिसका नाम था जजिया कर। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। इस अकबर ने जजिया कर को 1564 में हटाया था। इससे जजिया कर को 1564 में हटाया था। अब हम साथियों यहां से आगे लिखेंगे ही लिखेंगे। अब हम यहां से आगे लिखेंगे ही लिखेंगे। अब मैंने आपको सारी की सारी थोड़ी कहानी के माध्यम से बता दी है। अब अकबर ने क्या बनवाया, अकबर के समय में कैसी जमीन थी, अकबर की किताबें, अकबर के किले, अब सब कुछ लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से निकाल लो भाई कॉपी। अब रुकेंगे नहीं, अब सिर्फ नोट करेंगे। जो चीज समझाने की होगी मैं आपको समझाता चलूंगा, जो चीजें समझाने की होगी मैं आपको समझाता चलूंगा। और साथियों आप सिर्फ और सिर्फ आप लिखने का काम करेंगे। आप अब लिखने का काम करेंगे। बोलो हाँ कि ना? हाँ भाई बोलो हाँ कि ना? तो लिखो 1562
1562 में साथियों जोधाबाई की शादी, जो भारमल या बिहारीमल, दोनों नाम अलग अलग है, मतलब एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नाम है, भारमल या बिहारीमल की पुत्री थी। 1562 में जोधाबाई की शादी अकबर के साथ हुई। जोधाबाई की शादी अकबर के साथ हुई। बैरम खां साथियों जब मक्का मदीना जा रहे थे तो उनकी रास्ते में हत्या किसने करी थी? मुबारक शाह ने इसकी हत्या कर दी थी। और बैरम खां की पत्नी जिनका नाम था सलीमा बेगम, सलीमा बेगम से साथियों अकबर ने शादी कर ली थी। सलीमा बेगम से अकबर ने साथियों शादी कर ली थी। अजीत बोल रहे हैं कि मुझे नोट्स नहीं मिल रही। बेटा आप एक काम कीजिएगा, जितने भी बच्चे जिनको कोई समस्या आ रही है ना, वो सुशील जादौन सर के नाम से, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सब मेरा सुशील जादौन सर के नाम से। किसके नाम से? सुशील जादौन सर। वहां आप मुझे मैसेज अपनी प्रॉब्लम कर दीजिएगा, या नोट्स वगैरह जो भी चाहिए तो वहां मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां प्रोवाइड आपको करा दूंगा। आप जो बार बार समस्या आपको बताओगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आप बेफिक्र रहो, सारी समस्या को सॉर्ट आउट करा दिया जाएगा। आप मुझे वहां मैसेज कर दीजिएगा। कमेंट में आप मैसेज करते हो तो कई बार मैं कमेंटों को पढ़ नहीं पाता, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी समस्या है, तो सुशील जादौन सर कहीं भी डालोगे सोशल मीडिया पर आपको अकाउंट मिल जाएगा, टेलीग्राम वगैरह हर जगह पर। वहां मुझे मैसेज करो, अपने बैच का नाम बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों अगर हम बात करें तो बेगम जो है यहां पर सलीमा बेगम जो है ये शादी किसके साथ कर लेती है? अकबर के साथ साथियों शादी कर लेती है। अकबर के साथ शादी कर लेती है और उनका बेटा जो है वह साथियों अकबर के संरक्षक में आगे बढ़ने लगता है। 1562 में अकबर ने क्या किया? गुलाम व्यवस्था को समाप्त कर दिया। गुलाम व्यवस्था को क्या कह सकते हैं? दास प्रथा को खत्म किया। क्या कह सकते हैं? दास और गुलाम मतलब एक ही बात होती है। दास और गुलाम मतलब एक ही बात होती है। 1563 में साथियों सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा जानते हो ना? सती प्रथा क्या होता था? जब कोई महिला साथियों अपने पति के मरने के बाद अपने आप को भी आग में झोंक लिया करती थी, उसे सती प्रथा कहते थे। जो अकबर ने 1563 में साथियों सती प्रथा पर रोक लगाई और 1563 में ही अकबर के द्वारा तीर्थ कर को समाप्त किया गया। तीर्थ कर को समाप्त किया गया, जबकि 1564 में जजिया कर, कौन सा? जजिया कर साथियों अकबर के द्वारा समाप्त किया गया। जजिया कर एक ऐसा टैक्स था, जजिया कर एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को शुरू किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को शुरू किया था। और दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया है। तो जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया। जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सही आंसर होगा। जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर लिया। जबकि साथियों जजिया कर को समाप्त किसने किया? जजिया कर को साथियों यहां पर अकबर ने समाप्त किया। अभी एक व्यक्ति और आएगा जो जजिया कर को फिर से लगाएगा। एक व्यक्ति और होगा जो जजिया कर को फिर से लगाने का काम करेगा। अगर साथियों आगे बात करें तो 1572 के समय पर फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना करता है। फतेहपुर सीकरी कहां है? यह साथियों आगरा के नजदीक पड़ती है। कहां पर? आगरा के नजदीक पड़ती है। 1575 में अकबर ने साथियों क्या किया? एक इबादत खाने का स्थापना करवाया। किसका? इबादत खाने का। इबादत खाने में क्या होता था? इबादत खाने को 1578 में इसने धर्म संसद कह दिया, मतलब धर्म संसद की स्थापना करी। इसमें क्या करता था ना कि ये अकबर ने कहा देखो भाई मैं तो इस्लाम धर्म का व्यक्ति हूं, मुसलमान हूं, तो मुझे तो जो भी होता था ना तो मुसलमानों की बहुत बड़ाई करते हैं। जो मेरे कवि मौलवी वगैरह रहते हैं ये मुसलमानों की बहुत बड़ाई करते हैं। इसने कहा कि जितने भी धर्म है ना सभी धर्म के लोग आ जाओ इबादत खाने में। मतलब इबादत करता था, बाद में इसको धर्म संसद कर दिया था। सभी लोग इकट्ठे हो जाओ आके और अपने अपने धर्म के बारे में बताओ कौन सा धर्म अच्छा है। तो जब मौलवी वगैरह थे ना जो अकबर के आज तक कान भरते रहते थे, जब उनका सामना हिंदुओं के कवियों से हुआ, जब पारसियों के अच्छे ज्ञाताओं से हुआ, तो मौलवियों का मुंह बंद कर दिया था सभी के सभी लोगों ने। तब अकबर को पता चला था यार इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है, इस्लाम धर्म से भी अच्छे बहुत सारे धर्म है, इस्लाम धर्म के अच्छे बहुत सारे धर्म है। तब इसने साथियों एक अपना धर्म बनाया था, अपना धर्म चलाया था, जिसके बारे में अभी बात करने वाले। तो 1578 में धर्म संसद की स्थापना करी जहां बहस करवाई इसने, और 1575 में इबादत खाने की इसने साथियों यहां पर शुरुआत करी, इबादत खाने की स्थापना करी। एक व्यक्ति थे फादर मोसेरात, ये एकावीरा, ये दो व्यक्ति थे ईसाई व्यक्ति, ये दोनों के दोनों साथियों यहां धर्म संसद में शामिल हो गए। बोले हम देखेंगे, दोनों के दोनों ने साथियों जो मौलवी थे उनको बोलने ही नहीं दिया था।
धर्म के बारे में। चलिए, तो ये धर्म संसद में शामिल हुए थे दोनों, और 1579 में साथियों इसने एक मजहरनामा की शुरुआत करवाई। किसकी? मजहरनामा शुरू किया। सर क्या था मजहरनामा? अकबर ये कहता था कि भाई देखो, मेरे साम्राज्य में अगर किसी से कोई गलती हो गई, कोई भी उसने गलत काम कर दिया, तो वो छुपाए ना उस बात को छुपाए ना। वो एक काम करे, इसने साथियों से पेटी टंगवा देते, शिकायत पेटिका नहीं टंगवा देते। तो इसने क्या कहा कि साथियों उस शिकायत पेटिका के अंदर अपनी वो गलती लिखकर डाल दो। मजहरनामा क्या था कि अगर कोई किसी व्यक्ति से गलती हुई, उस गलती को कागज पे लिखो, क्षमा लिखो और उसे शिकायत पेटिका के अंदर डाल दो। मैं उसकी पहली गलती को माफ कर दूंगा अगर मुझे पता भी चल जाएगा तो। अगर मैं उसकी पहली गलती को माफ कर दूंगा अगर मुझे पता चल जाएगा। तो यही था मजहरनामा। क्या था मजहरनामा? मतलब पहली गलती को अकबर इस तरह से माफ कर दिया करता था कि उसके अंदर लिखकर कोई व्यक्ति अपनी गलती को डाल दो और ये उसकी गलती को माफ कर दिया करता था। इसे मजहरनामा कहा गया। अकबर ने साथियों जो धर्म चलाया 1582 में, उस धर्म का नाम था दीन ए इलाही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने धर्म चलाया? आज जब परीक्षा का लेवल बढ़ चुका है तो यह प्रश्न भले ही कम पूछा जाता हो, लेकिन एक वक्त था इस प्रश्न को भर भर के पूछा जाता था। तो दीन ए इलाही किसने चलाया? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही चलाया गया। और साथ दीन ए इलाही जो था, इसको सबसे पहले एक हिंदू व्यक्ति ने अपनाया। सबसे पहले एक हिंदू व्यक्ति ने दीन ए इलाही अपनाया, जिसका नाम था बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। देखो, नाम आपको बीरबल लगता है, लेकिन बीरबल का वास्तविक नाम जानते हो? बीरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है? महेश दास कहते हैं। और सबसे पहले दीन ए इलाही साथियों हम कह सकते हैं कि बीरबल ने, हिंदू पहले क्या लिखेंगे साथियों? बीरबल दीन ए इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू था। कौन था? पहला हिंदू था। और साथियों इसने 1583 में ही एक इलाही सम्मत की भी शुरुआत कर दी। अकबर ने 1583 में ही एक इलाही सम्मत की भी शुरुआत कर दी। और साथियों अगर हम बात करें, इसने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई। अनुवाद मतलब किताबों को ट्रांसलेट कराएगा। जैसे पारसी में है तो तुर्की में है तो पारसी में, हिंदी से पारसी में, पारसी से हिंदी में, इस तरह से अनुवाद करवाएगा किताबों का। इसलिए इसने आगरा में साथियों एक अनुवाद विभाग की स्थापना करवा दी। और फैजी से कहा, एक व्यक्ति थे इसके दरबार में फैजी से कहा कि तुम इस अनुवाद विभाग के अध्यक्ष प्रमुख हो, तुम अपनी देखरेख में किताबों का क्या करवाना? ट्रांसलेशन करवाने का काम करता। साथियों अकबर एक ऐसा व्यक्ति है जो साथियों अनपढ़ व्यक्ति है। देखो ध्यान से सुनना, कैसे याद करेंगे इस प्रश्न को। अकबर एक वाद्य यंत्र बजाता है जिसका नाम है नगाड़ा या नक्कारा कह सकते हैं। अकबर वाद्य यंत्र कौन सा बजाता है? अकबर साथियों वाद्य यंत्र बजाता है जिसका नाम है नक्कारा। अकबर एक अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन अकबर के काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहेंगे? अकबर के काल को साथियों, अकबर एक अनपढ़ शासक है। कैसा अनपढ़ शासक है, फिर भी अकबर के शासन को साथियों साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि साथियों देखो उसने अनुवाद विभाग ऐसा बनवा दिया ना, फैजी को नियुक्त कर दिया, बोले मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन अनुवाद कराते रहना। तो साथियों साहित्य के मामले में साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो साहित्य का स्वर्ण मुगल काल में अकबर के शासन को कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई? यस और नो का कमेंट चाहो तो कर सकते हो। देखो अकबर जो है वो साथ नक्कारा नाम का देखिए वाद्य यंत्र बजाया करता था। मैंने आपको बता दिया। अकबर के समय में साथ एक किताब थी पंचतंत्र। क्या नाम था? पंचतंत्र। इस पंचतंत्र के अनुवाद करता कौन थे? तो अबुल फजल ने पंचतंत्र का साथियों यहां पर ट्रांसलेट किया और इसका नाम दिया अनवर ए सुहेली। क्या पंचतंत्र का अनुवाद किया और अनुवाद करने के बाद इसका नाम क्या रखा? अनवर ए सुहेली। अकबर के ही समय में साथियों रामायण का भी
ट्रांसलेशन किया गया। और अब्दुल कादिर, इंपोर्टेंट लगा लेना, अब्दुल कादिर बदायूनी और नाकिर खान दोनों व्यक्तियों ने मिलकर, किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी और नाकिर खान ने मिलकर साथियों आपके रामायण का अनुवाद किया और महाभारत का भी अनुवाद जो किया वो अब्दुल कादिर बदायूनी और नाकिर खान ने ही मिलकर किया। और इसका नया नाम रखा इन्होंने रजनामा। क्या रजनामा के नाम से इन्होंने नया नाम महाभारत को दिया। तो अब्दुल कादिर बदायूनी और नाकिर खान ने मिलकर रामायण और महाभारत का अनुवाद साथियों किसके समय में किया है? अकबर के समय में किया है। न केवल रामायण और महाभारत बल्कि पंचतंत्र का भी अनुवाद अकबर के समय में हुआ है। अब्दुल फजल ने या अबुल फजल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अबुल फजल। अबुल फजल ने इसे अनवर ए सुहेली के नाम से जाना है। अबुल फजल ने इसे अनवर ए सुहेली नाम दिया था अनुवाद करने के बाद। सत्य अकबर ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया था। क्या रख दिया था? इलाहाबाद रख दिया था। अब हम जानते हैं कि अब इलाहाबाद को सत्य फिर से काट कर क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ जी ने? यहां पर प्रयागराज फिर से नाम दे दिया। और साथियों अगर हम बात करें तो अकबर के द्वारा क्या क्या बनवाई गई? अकबर ने साथियों सबसे पहले क्या बनवाया? अगर हम बात करें तो आगरा का किला। ऐसे अकबर ऐसे आगरा। दिल्ली का किसने बनवाया? अभी हम बात करेंगे। तो आगरा का जो लाल किला है ना वो अकबर ने बनवाया। इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद में किला है वह भी अकबर ने बनवाया। लाहौर में एक किला बनवाया, लाहौर के किले के नाम से जाना गया, अकबर ने बनवाया। तो बुलंद दरवाजा कहां पर पड़ता है? आप कमेंट में चाहो तो बता सकते हो। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया। और बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कब करवाया? यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जब गुजरात विजय करी ना इसने, गुजरात पर अटैक करने के लिए गया था। और जब गुजरात पर अटैक करके अकबर वापस लौटा तो गुजरात में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, समुद्र दर्शन किए थे और समुद्र को देखकर इसका दिल पिघल गया था। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा कि एक तो अकबर ने समुद्र दर्शन कब किए, किस अभियान के दौरान? तो सत्य गुजरात विजय करने गया था तो उस समय समुद्र के दर्शन पहली बार किए थे अकबर ने। और जब वहां से लौट के आया ना तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने साथियों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया। और सलीम चिश्ती का मकबरा, किसका? सलीम चिश्ती का मकबरा, यह भी साथियों अकबर ने बनवाया। तो अकबर ने क्या क्या बनवाए हैं ये साथियों नोट होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है साथियों, और आप उस क्वेश्चन में फंस ना जाएं, इसलिए कोई भी चीज में छोड़ने वाला नहीं हूं। साथियों अकबर ने क्या क्या शुरू किया? अकबर ने सबसे पहले की प्रथा शुरू करी जिसका नाम था मनसबदारी। क्या नाम था? मनसबदारी। मिर्जा अजीज कोका, क्या नाम था? मिर्जा अजीज कोका। दूसरे थे साथियों मानसिंह। क्या थे? मानसिंह। ध्यान से सुनना। सर मनसबदारी है क्या? तो देखो सबसे पहले जो मनसबदारी शुरू की ना वो सबसे पहले साथियों चंगेज खान ने करी थी, लेकिन भारत में नहीं की थी। सबसे पहले मनसबदारी प्रथा को लेकर कौन आया? तो सबसे पहले चंगेज खान मनसबदारी प्रथा को लेकर आया। अब दूसरी बात करते हैं, सर मनसबदारी है क्या? जैसे आप मेरे यहां पर नौकरी करने के लिए आओ, मैं कहूं कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप कहो कि सर मुझे 10 क्यों, इससे तो आप सामने वाले को 15 दे रहे हो। तो मैं कहूंगा बेटा इसका जो पद है ना, जिसको इसकी हैसियत है, औकात जो है वो 15,000 लायक है, इसलिए इसको 15,000 मिलने। उसी तरह से अकबर ने अपने दरबार में शुरू कर दी मनसबदारी प्रथा। मतलब इसने लोगों को मनसब फिक्स कर दिया था, 10,000 का, 12,000 का, 15,000 का। जिसका जैसा पद था ना उसको उतना ही बड़ा मनसब बनाएगा, जिसका कम था उसको उतना ही छोटा बनाएगा। तो साथियों इसके दरबार में सबसे अधिक मनसब किसको मिलते थे? तो दो व्यक्ति थे, जो कि था मिर्जा अजीज कोका, इसको 7,000 का मनसब नियुक्त किया था, और मानसिंह को भी 7,000 का मनसब नियुक्त किया था। तो पहला क्वेश्चन कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई। दूसरा क्वेश्चन, मनसबदारी प्रथा अकबर से पहले दुनिया में कहां शुरू हुई? तो साथ ही चंगेज खान ने चलाई। तीसरा क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे बड़े मनसबदार कौन थे? मिर्जा अजीज कोका और मानसिंह। अगर पूछे सबसे बड़ा राजपूती शासक कौन था जो सबसे बड़ा मनसबदार था अकबर के समय में, तो मानसिंह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूं कि मनसबदारी प्रथा शुरू तो अकबर ने करी है, मनसबदारी प्रथा शुरू तो अकबर ने करी है, लेकिन अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि सबसे अधिक मनसब किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे, क्वेश्चन अलग अलग है।
मैंने कहा कि भाई मैं मनसबदारी प्रथा शुरू कर रहा हूं, आ जाओ जिसको आना है। तो मेरे यहां पर आकर 20 लोग आ गए, बोले सर हम आपके यहां नौकरी करेंगे, हम आपके यहां नौकरी करेंगे। तो मेरे यहां पर 20 मनसबदार रहते हैं और मैंने इस प्रथा को शुरू किया। मेरे बाद आप पढ़ाने के लिए आए और आपने कहा अच्छा ये सुशील सर ने मनसबदारी प्रथा चला रखी थी। बोले हाँ। बोले एक काम करो, ये 20 लोग है ना, इनको 200 कर दो, 300 लोग लेके आओ, 300 लोग मनसब रहेंगे मेरे दरबार में। तो सबसे ज्यादा मनसब किसके दरबार में रहे? आपके दरबार में। लेकिन मनसबदारी प्रथा किसने शुरू करी थी? मैंने शुरू करी थी। उसी तरह से मनसबदारी प्रथा तो शुरू करी थी अकबर ने, लेकिन सबसे ज्यादा मनसब जानते हो किसके दरबार में रहते थे? औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा मनसबदार रहते थे। दोनों प्रश्न में कंफ्यूज बच्चा इसलिए होता है, जैसे ही वो मनसब शब्द पढ़ता है कि मनसबदारी प्रथा शुरू करने के बाद सबसे अधिक मनसब किसके दरबार में थे, वो अकबर आंसर लगा देता है, इतने से आगे पढ़ता ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना सबसे ज्यादा मनसब औरंगजेब के दरबार में थे। बात क्लियर है? और एक और बात यही बता देता हूं कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना कि सबसे अधिक हिंदू सैनिक किसके दरबार में रहते थे, क्या सबसे अधिक हिंदू सैनिक किसके दरबार में रहते थे, तो बच्चा इस क्वेश्चन में भी अकबर आंसर लगाने की कोशिश करता है कि अकबर थोड़ा सहिष्णु शासक था, मतलब हिंदू मुस्लिमों को साथ लेकर चलता था, तो अकबर के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू रहते होंगे। और औरंगजेब, सर औरंगजेब तो बहुत कट्टर था हिंदुओं के लिए। ध्यान रखना सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक औरंगजेब के दरबार में रहते थे। सबसे पहले आप औरंगजेब को काटते हो, जबकि सबसे अधिक हिंदू सैनिक और सबसे अधिक मनसबदार औरंगजेब के दरबार में पाए गए। आगे चलेगा साथियों, अकबर ने एक आईने दहसाला विभाग की शुरुआत करी, जो क्या था? ये कर संबंधी विभाग था। इसे टोडरमल प्रणाली भी कहते हैं। कर के इकट्ठा करने के लिए आईने दहसाला की शुरुआत करी। इसे टोडरमल प्रणाली के नाम से भी जाना गया, टोडरमल प्रणाली के नाम से भी जाना गया। अकबर के समय में 4 प्रकार की जमीन थी। जैसे आज होता है ना कि भाई ये तो कल्लर है, क्या देते हैं ना, ये तो कल्लर है, या ये जमीन तो दोमट मिट्टी की है, ये बहुत उपजाऊ है। तो अकबर के साम्राज्य में 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी। उस मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा है। तो अकबर के समय में एक मिट्टी पाई जाती थी पोलज नाम की, इसे कहता था अकबर पोलज। पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर प्रत्येक वर्ष आप खेती कर सकते हो, हर वर्ष आप बोते रहो, हर वर्ष आपको अनाज अच्छी किस्म का देती रहेगी, साथियों अच्छा आपका होन होती रहेगी। दूसरी भूमि थी, इसे परती कहते थे। परती ऐसी भूमि थी जो 1 या 2 साल के बाद भूमि इस पर करते थे, मतलब 1 साल खेती कर ली, फिर 1 साल उसे रेस्ट करने दो, अगले साल फिर खेती कर लो, अच्छी हो जाएगी। तो इससे साथियों कहते थे ये प्रति भूमि 1 या 2 साल में कृषि करने योग्य होती थी। लेकिन एक थी चाचर। चाचर ऐसी थी जिसमें 3-4 साल बाद कृषि होती थी, कब उपजाऊ थी। लेकिन एक ऐसी थी जिसको हम बंजर कहते हैं। बंजर पर साथियों 5 से 6 साल बाद कृषि होती थी। तो अकबर के समय में 4 प्रकार की, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की भूमि पाई गई है। और उस पर खेती किस तरह से होती है? क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के समय में सबसे उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे? पोलज कहते थे। क्या कहते थे? पोलज कहते थे। क्यों? क्योंकि इस पर हर वर्ष आप खेती कर सकते थे, हर वर्ष इस पर खेती कर सकते थे। आगे साथियों बात करें, अकबर ने क्या किया? झरोखा दर्शन शुरू किया। अकबर शाहरुख खान स्टाइल में आते थे, शाहरुख खान स्टाइल में बालकोनी में आते थे, सबसे हाय हेलो करते थे, नमस्कार जय हिंद करते थे और चले आते थे। मतलब झरोखा दर्शन शुरू किया था अकबर ने। क्या? झरोखा दर्शन शुरू किया था। अकबर क्या करता था कि अपने वजन के बराबर, अपने वजन के बराबर पैसे तुलवाता था, मुद्राएं तुलवाता था, धन तुलवाता था, और उस मुद्रा को जितनी भी वजन की हुई उसे दान कर दिया करता था। इसे कहा गया तुलादान। क्या किया गया? तुलादान। तो अकबर ने तुलादान प्रक्रिया शुरू की थी। और साथियों अकबर ने सुलह कुल की नीति, किसकी? सुलह कुल की नीति शुरू की थी। ये तीनों बात ध्यान रखिएगा, झरोखा दर्शन, तुलादान और सुलह कुल एक साथ याद रखिएगा। कैसे? झरोखा दर्शन, तुलादान और सुलह कुल की नीति शुरू करने वाला अकबर ही हुआ करता। अकबर के आक्रमण, किसके? अकबर के आक्रमण। अकबर ने कहां कहां आक्रमण किए? देखो 1561 में साथियों मालवा पर आक्रमण किया। देखो अकबर का पहला आक्रमण की बात करें ना, तो अकबर साथियों आप जानते हैं पानीपत का दूसरा तो भाई पहला ही आक्रमण था उसका, लड़ा तो उसने भी था ना युद्ध, भले ही बैरम खान ने मुख्य रूप से लड़ा था, लेकिन नाम तो अकबर का ही आता है ना। तो अकबर का यहां पर आमेर पर अटैक कब हुआ? 1561 में। चित्तौड़ पर 1561 में इसने अटैक किया। गुजरात पर 1527 में आक्रमण किया। बंगाल पर साथियों 1575 पर अभियान चलाया। और सबसे प्रमुख इसका युद्ध है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का, हल्दी घाटी में साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजपूत शासक थे महाराणा प्रताप। अकबर ने यह कहा कि महाराणा प्रताप आप मेरी स्वाधीनता स्वीकार कर लो, मतलब आप मेरे अधीन हो जाओ। महाराणा प्रताप ने कहा राजपूत हैं हम किसी के अधीन नहीं रहते, हम स्वतंत्र रहते हैं, तुझे अगर जरूरत पड़े तो तू हमारे अधीन आ जा। अकबर ने कहा अच्छा? बोले हां।
ने कहा देखो मैं तुमको जितना तुम बड़े राजा हो ना उससे बड़ा राजा बना दूंगा, तुम मेरे साम्राज्य में आके रहने लगो, मुझे नमस्कार आदाब सत श्री अकाल करने लगो। महाराणा प्रताप ने कहा कि ये राजपूतों का सिर है, ये सिर्फ भगवान के सामने झुकता है, किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकता, चाहे कट जाएगा। महाराणा प्रताप को सबक सिखाना चाहा अकबर ने। इनके बीच में बहुत सारी चीजें हुई। सभी राजाओं ने, जो और राजा थे, सभी राजाओं ने संधि प्राप्त स्वीकार कर ली थी, मतलब आधीन हो गए थे। एक महाराणा प्रताप ऐसे थे जिनको अकबर जिंदगी भर झुका नहीं पाया। उसने पूरी जान लगा दी थी कि महाराणा प्रताप एक बार मेरे सामने झुक जाए, लेकिन महाराणा प्रताप एक ऐसा राजपूत शासक हुआ था जो पूरा आजीवन कभी अकबर के सामने झुका ही नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि महाराणा प्रताप महान है, अकबर महान नहीं है। हुआ क्या साथियों, हल्दी घाटी इसने अकबर ने भेजा महाराणा प्रताप के लिए पत्र कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। उनने ठुकरा दिया, बोले अगर दम है तो आके लड़ ले, और लड़ाई में जो जीतेगा देखा जाएगा। दोस्तों, अकबर और महाराणा प्रताप का जो सामना हुआ है वो हल्दी घाटी में हुआ है। हालांकि अकबर की तरफ से इस युद्ध को लड़ने के लिए आया था मानसिंह, जो खुद एक राजपूत शासक था। अकबर ने राजपूतों को ही आपस में लड़वा दिया था। वो जानता था कि अगर राजपूत की टक्कर देनी है तो राजपूत सेनापति को भेजो, मानसिंह को भेजा, तो महाराणा प्रताप ने हकीम खां को इस युद्ध में भेजा था। वैसे मैं साथियों एक बात बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप इतने बहादुरी से लड़े थे ना अकबर से, बहुत बहादुर से। उनकी सेना को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करके रख दिया था महाराणा प्रताप ने। मतलब जब बात हुई थी ना कि महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ना है, तो अकबर ने तलवार उठाई थी और कहा था राजपूत तलवारों से खून निकाल कर तिलक करने वाली जाति बहुत बहादुर है। यह बात खुद अकबर ने कही थी। और जब महाराणा प्रताप से यहां पर अकबर की सेना का सामना हुआ ना, तो महाराणा प्रताप ने बहुत बड़ा नरसंहार करके दिखा दिया था अकबर को। उनके घोड़े का नाम चेतक था कि महाराणा प्रताप की पुतली फ्री नहीं की उससे पहले चेतक मुड़ जाता था। चेतक इतना बहादुर घोड़ा था कि कई बार तो कह दिया जाता है कि अगर अकबर में दम होना तो चेतक को ही स्वाधीनता प्राप्त करा के दिखा दे, चेतक को ही झुका के दिखा दे। महाराणा प्रताप तो बहुत बड़ी चीज थी, चेतक को झुका नहीं सकता था अकबर। ऐसा भी कई किताबों के अंदर लिखा जाता है। राजस्थान की जो भूमि है ना, वो वीरों बहादुरों शासकीय रूप से बात करें तो बहुत साथियों ताकतवर शासकों से भरी हुई है हल्दी घाटी। और हल्दी घाटी के बारे में मैं एक बात बता देता हूं, यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। एक बार साथियों अब्राहम लिंकन भारत घूमने के लिए आए थे। ये कहानी, ये अकबर और महाराणा प्रताप की बातें पूरी दुनिया जानती है। एक बार अब्राहम लिंकन भारत घूमने के लिए आए थे, और जब अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे तो अब्राहम लिंकन ने अपनी मां से पूछा कि मां, मैं भारत जा रहा हूं, बताओ तुम्हारे लिए भारत से क्या लेकर आऊं। तो जानते हो अब्राहम लिंकन की मां ने क्या कहा अब्राहम लिंकन से कि बेटा तू अगर भारत जा रहा है ना, तो भारत से उस हल्दी घाटी की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आना। भारत से उस हल्दी घाटी की एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आना। मैं देखना चाहती हूं कि महाराणा प्रताप ने जहां खून बहाया था, जो महाराणा प्रताप अब इतने बड़े शासक अकबर के सामने नहीं झुका था, उस मिट्टी को मैं एक बार अपने माथे से लगाना चाहती हूं। वो मिट्टी कितनी साथियों पवित्र होगी, ऐसा अब्राहम लिंकन की मां ने कहा था, क्योंकि अकबर महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाया था। और ये एक ऐसे राजपूत शासक थे जिनको झुकाना तो दूर, जिस दिन महाराणा प्रताप खत्म हुए थे ना, अकबर खुद रोया था। और अकबर ने ये बात स्वीकार करी थी कि महाराणा प्रताप जैसा प्रतापी शासक दोबारा शायद इस धरती पर जन्म लेगा। अकबर खुद उस दिन आंसुओं से रोया था जिस दिन महाराणा प्रताप मरे थे। महाराणा प्रताप जैसा बहादुर शासक होना असंभव था। जो अकबर इतनी, देखो आप समझो कि अकबर के लिए क्या था, अकबर तो खुद कह देता कि भाई मैं तेरी रियासत में तुझे ही दे दूंगा, बस तू ये कह दे कि मैं तेरे सामने झुक गया, मैंने तेरी पराधीनता स्वीकार कर ली। महाराणा प्रताप ने कहा कि अकबर झुकाना तो दूर, तेरी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। नाम महाराणा प्रताप है, राजपूत शासक है, इसकी पगड़ी कभी नहीं झुकेगी, स्वाभिमान के लिए हमेशा राजपूत जी हैं। ऐसे थे महाराणा प्रताप। बहरहाल इस युद्ध के अंदर कहा जाता है कि महाराणा प्रताप बहुत बड़ा नरसंहार करते हैं, और बाद में साथियों इनका घोड़ा इन्हें लेकर एक नाले से कूदते समय चेतक की मौत हो जाती है। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ है, क्योंकि उस समय का इतिहास इन्हीं लोगों ने लिखा था, सच्चाई यह है कि भले ही उनके इतिहास के अनुसार महाराणा प्रताप पे युद्ध हारे और अकबर इस युद्ध को जीता, लेकिन अकबर की कई किताबें और अकबर के समय के कई इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी का युद्ध अपरिणामित रहा।
इसका कोई परिणाम नहीं निकला, क्योंकि अकबर जो चाहता था कि महाराणा प्रताप मेरी स्वाधीनता को स्वीकार करें, पराधीनता को स्वीकार करें, महाराणा प्रताप ने तो की नहीं। ना ही महाराणा प्रताप साथियों यहां पर अकबर ना ही महाराणा प्रताप को हरा पाया। यह अपरिणामित युद्ध था, इसका कोई परिणाम नहीं निकला था, ऐसा कई सारे लोग लिखते हैं। बहरहाल हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हुआ। किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। महाराणा प्रताप पर कभी एक सेशन लेकर आएंगे और महाराणा प्रताप के पूरे जीवन को बताएंगे, किस तरह से यहां पर महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर देखो, एक बात बताता हूं, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जब भागना पड़ा चेतक को लेकर, उसके सामने झुके नहीं अकबर के, तो महाराणा प्रताप ने कहा कि दोबारा अपना साम्राज्य हासिल करूंगा। जंगलों में रहने लगे, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो महाराणा प्रताप घास की रोटी बना के खाने लगे। किसकी? घास की रोटी बना के खाने लगे। बड़ी समस्या थी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा है। तो महाराणा प्रताप कई महीनों से रहे थे। एक दिन महाराणा प्रताप की नजर अपने बेटे पे पड़ी, जो मात्र 7-8 साल का है उस समय, और महाराणा प्रताप का बेटा उस समय घास की रोटी खा रहा है। महाराणा प्रताप ने कहा, यार इसकी क्या गलती है? अगर स्वाधीनता स्वीकार नहीं कर रहा तो मैं नहीं कर रहा, मेरे स्वाभिमान की बात है। इसने तो अभी कुछ अपने जीवन में नहीं देखा। तो महाराणा प्रताप चिट्ठी लिख देते हैं अकबर के दरबार के लिए कि मैं विचार कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे स्वाधीनता को स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरे कुछ शर्तें होंगी, मैं तुम्हारे दरबार में कभी टोपी झुकाकर नहीं जाऊंगा, ऐसा लेटर लिख देते। जब ये अकबर के दरबार में लेटर पहुंचा, एक कविता है राजस्थान की, कवि ने लिखी है, मैं कहता हूं कि उस कविता को अगर कोई व्यक्ति सुन लेता ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अकबर के दरबार में चिट्ठी पहुंची तो सारा का सारा दरबारी एक हो गए, बोले महाराणा प्रताप की चिट्ठी आई है, स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की चिट्ठी जैसे ही अकबर के दरबार में पहुंची तो महाराणा अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रहता था, नाम मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा। तो अकबर ने कहा पहले उससे बुला के लाओ, बहुत महाराणा प्रताप की बड़ाई करता है, उसे बुला के लाओ। वह व्यक्ति बुला के लाया गया। उस अकबर ने कहा, देख महाराणा प्रताप की चिट्ठी आई है, स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है। वो व्यक्ति, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति कहता है मुझे विश्वास नहीं है, मैं कंफर्म करूंगा। अकबर ने कहा हाँ ठीक है, लिख ले चिट्ठी, तू पूछ ले, महाराणा प्रताप स्वाधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी, और उस व्यक्ति ने चिट्ठी लिखी तो उस चिट्ठी में जो बात लिखी ना महाराणा प्रताप के लिए, वो खून को खौला देती है। मैं चाहूंगा तो टेलीग्राम पर या अपने फेसबुक पर इस कविता को कहीं शेयर करूंगा। जब उसने चिट्ठी लिखी महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप ने चिट्ठी को पढ़ने के बाद एक और चिट्ठी लिखी अकबर को और कहा, अकबर जा खुला चैलेंज है, मैं तेरी स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता। उसने कुछ ऐसी बातें लिख दी थी कि सुना है कि अब राजपूत अपना सर झुकाएंगे मुगलों के सामने, सुना है कि अब फिर से एक मयान में 2 तलवार रहेंगी, कुछ ऐसी कविताएं मुझे याद नहीं आ रही है। जब दूसरी चिट्ठी लिखी और कहा कि जा, मैं तेरे सामने अभी भी सिर नहीं झुकाता हूं। तो ऐसा हुआ है साथियों, पूरी एक कविता है, एक लड़के ने गाई थी, मैंने सुनी थी, तो खून खोल जाता है उस कविता को सुनकर। बहरहाल साथियों, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो दुआ है वो साथियों 1576 में हुआ है। आप सभी लोग सुशील यादव सर के नाम से साथियों टेलीग्राम वगैरह जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं इस कविता को शेयर करूंगा। बहुत जबरदस्त कविता है, सुनोगे ना तो लगेगा हाँ यार कोई वीर थे हमारे देश के अंदर। क्योंकि देखो वीरों की कहानी ना सुननी चाहिए, उससे कई बार जब मैं इतिहास पढ़ाता हूं ना तो मैं खुद भावुक हो जाता हूं और मेरे रोंगटे खुद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं साथियों लगाव रहता है। मैं बहुत सुनता हूं ऐसी चीजें, और ये जो चीजें हैं ना तो मैं खुद कर गुजरने के लिए खुद जज्बा ला देंगे। यार महाराणा प्रताप ऐसे व्यक्ति थे, मतलब इंसान ऐसा भी हो सकता है, हमें भी कुछ ऐसा सीखना चाहिए। तो ये ना तुम्हारे अंदर खुद खून को खौला देंगे। ऐसी कविताएं, ऐसी चीजें, ऐसी कहानियां सुननी चाहिए। बहरहाल ये साथियों आपका महाराणा प्रताप का युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध इसे कहते हैं। और अकबर ने साथियों सिंध पर 1590 में आक्रमण किया, उड़ीसा पर 1591 में आक्रमण किया, कांधार भी इसने जीता, जो हुमायूं के समय में मैंने काबुल कांधार की कहानी बताई होगी आपको, जो अहमदनगर विजयनगर था, इसके भी साथियों 1595 में जीत लिया। और अकबर का अंतिम जो आक्रमण हुआ ना वो असीरगढ़ दुर्ग पर हुआ। किस पर? असीरगढ़ दुर्ग पर अकबर ने अपना अंतिम आक्रमण किया। यह इंपोर्टेंट होगा कि अकबर का अंतिम आक्रमण कौन सा था, तो असीरगढ़ दुर्ग पर 1601 में अकबर ने अपना अंतिम आक्रमण किया था। अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्कों का नाम क्या था? सोने के सिक्कों को ससब, मोहर और इलाही कहता था, चांदी के सिक्कों को रुपया और जलाली कहता था, तांबे के सिक्कों को दाम और जितली। ये अकबर के दरबार में चलाए जाने वाले सिक्के थे जो आपको साथ थोड़े से याद रखने होंगे।
अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। 9 के 9 नवरत्नों को आपको साथियों याद रखना होगा। मैं बस ये देख लेता हूं, इसमें क्लास तो नहीं, क्योंकि क्लास थोड़ी सी 5 मिनट लेट जाएगी भाई, इसमें क्लास तो नहीं है अभी। कितने बजे क्लास है देखिए एक बार, 5 मिनट क्लास और चलेगी। सर कैसे परेशान? क्लास चल रही है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। चलिए तो साथियों, अगर हम बात करें अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न मतलब 9 ऐसे व्यक्ति थे अकबर के दरबार में जो बहुत खास थे, जो बहुत खास थे। उनमें से पहला व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल। अब देखो, 9 रत्न मतलब 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके दरबार में बहुत ज्यादा क्या है साथियों, बहुत ज्यादा इसके खास हैं और इनको नवरत्न कहा गया है। तो पहला व्यक्ति है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा नाम की किताब लिखी है। दूसरा नवरत्न था फैजी। फैजी एक फारसी कवि था और फैजी के पिता का नाम था अबुल फजल। ये साथियों अबुल फजल के पिता शेख मुबारक खां हुआ करते थे और साथियों फारसी कवि हुआ करता था। एक था नवरत्नों में रहीम। रहीम कौन था? हिंदी कवि था, बैरम खां का पुत्र था, रहीम खान ने खाना, जो मैंने अभी आपको बताया था। 3 नवरत्न तो ये हो गए। एक था तो तानसेन। तानसेन जो था ये अकबर के दरबार में ही रहता था। इसका पूरा नाम है रामतनु पांडे। रामतनु पांडे इसका पूरा नाम है और इसको मियां की उपाधि दी गई थी। किसकी? मियां। मियां किसने कहा? अकबर ने इसको मियां की उपाधि दी गई थी। पूछेगा कि तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी, तो अकबर ने मियां की उपाधि तानसेन को दी थी। एक इसके साथ 5वें नवरत्न थे हकीम हमाम और तो एक छठे नवरत्न थे बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम ध्यान रखिएगा महेश दास पांडे, या महेश दास इनका पूरा नाम हुआ करता था। सातवां नवरत्न था मुल्लाजी दो प्याजा। ये भोजन पकाते थे, नाम ही इनका है मुल्लाजी दो प्याजा। सत्य 8वां नवरत्न थे इसके टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। टोडरमल क्या करते थे? वित्त मंत्री थे। मानसिंह और मीर बख्शी सेनापति हुआ करते थे अकबर के दरबार में और ये वित्त मंत्री थे। कौन? टोडरमल। सत्य 9वें जो नवरत्न हुए उनका नाम है मानसिंह। 9वें नवरत्न कौन थे? मानसिंह हुआ करते थे। साथियों अकबर के दरबार में चित्रकार रहते थे। एक का नाम था मुकुंद, दशवंत और पासवान और मिस्किन। क्या नाम था? मिस्किन। ये अकबर के दरबार के चित्रकारी थे जो फोटो वोटो बनाया करते थे अकबर के लिए। और अकबर जो है इसके सिक्कों पर, जो इसने सिक्के चलाए ना, इसके सिक्कों पर भगवान राम और सीता का चित्र मिलता है। इसके सिक्कों पर साथियों भगवान राम और सीता का चित्र मिलता है। किसके? अकबर के सिक्कों पर। रॉल्फ फिंच नाम का व्यक्ति 1583 और 91 के बीच में यह पहला ब्रिटिश यात्री था जो अकबर के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज हुआ करता था। तुलसीदास आप जानते होंगे यह अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अच्छा दिख नहीं रहा है तो नोट्स में ये जो कलर है ना आपको नवरत्न वाले, कोई समस्या नहीं, नोट्स में लिखे हुए मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। 9 व्यक्ति हैं जिनका नाम मैं आपको नोट्स में डलवा दूंगा। तो तुलसीदास जो है ये अकबर के समकालीन हुआ करते थे। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम हुआ करता था। 1605 के समय में अकबर की मृत्यु हुई है और अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा आगरा के अंदर पड़ता है। और साथ इस मकबरे को जो बनवाया था ना पूरा तो जहांगीर ने करवाया था, लेकिन बनवाना शुरू किया था अकबर ने। मतलब अकबर ने अपना मकबरा खुद ही बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा करवाया जहांगीर ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के अंदर है। 1605 में साथियों अकबर की मृत्यु हुई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। सर कैसे मृत्यु हुई थी? बहुत सारे बच्चे इस बात को पूछ लेंगे। तो साथियों अतिसार नाम का एक रोग है। आप ऐसे समझ लो दस्त लग गए थे। क्या लग गए थे? पेचिस, दस्त लग गए थे। दस्त लगने की वजह से अकबर की मृत्यु हुई थी। तो अकबर आज हमने कंप्लीट पढ़ा है साथियों। आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। क्लियर है बात? ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा भी टॉपिक था, लेकिन आप सभी लोग अच्छे से पढ़े। और ये बड़ा मतलब ऐसा व्यंग होता है ना इतिहास का कि जहां पढ़ने के साथ लगता है कि यार हमें सीखना भी चाहिए, है ना। तो जिंदगी में सीखनी चाहिए इन कहानियों से, इन कविताओं से। और इतिहास का पढ़ने का मतलब उद्देश्य ही ये होना चाहिए कि इतिहास में जो हमने गलतियां की हैं आने वाले समय में हम उन्हें ना करें। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। और बेस्ट ऑफ लक साथियों आप सभी को।
आप इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं। आप चाहें तो साथियों सुशील यादव सर के लिए सभी से दरखास्त रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सुशील यादव सर से हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के देखो, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी कहेंगे तो बच्चे और भी, मैं और बच्चों को भी शिक्षित कर सकूंगा। तो आपके जो भी जानने वाले लाइब्रेरी में जहां भी आप पढ़ते हो ना, उनसे आप एक बार मेरे कहने से, मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, मेरे कहने से जरूर कहिएगा कि हिस्ट्री और पॉलिटी मतलब आगे चल के बहुत कुछ करेंगे, तो सुशील यादव सर से पढ़ के देखो। तो इस बात के लिए आप कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो बाकी के बच्चों को जरूर बताइएगा कि सुशील यादव सर से हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ के देखो, बहुत आपको मजा आएगा। अगर आपको लगता है सच में ऐसा, जब भी साथियों आगे आप गुजारिश कीजिएगा। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।